नमस्कार, मैं प्रेम शंकर तिवारी भूगोल गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय बिपरजॉय साइक्लोन की बहुत चर्चा है। आज ही के दिन बिपरजॉय साइक्लोन गुजरात के कोस्टल एरिया में टकराया है और वहां इससे धनजन की बहुत हानि हुई है। बेसिकली जो बिपरजॉय साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंतर्गत आता है। बिपरजॉय इसका रीजनल नेम है। तो आइए जानते हैं बिपरजॉय साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस प्रकार यह प्रभावित करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्टडी हम लोग डिफरेंट सब टॉपिक्स में करेंगे। पहले इसको डिफाइन करेंगे, फिर कैसे इसका ओरिजिन होता है ये बताऊंगा, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है, इसके रीजनल नेम कौन कौन से है और फाइनली इसकी स्पीड का जो के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो और इसके इफ़ेक्ट के बारे में। देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनके सेंटर में लो प्रेशर होता है और चारों तरफ वो प्रेशर इंक्रीज करता जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड तेज़ी से चलने लगती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड स्पाइरल फॉर्म में तेज़ी से इसलिए चलती है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि tropical cyclones are generally low pressure systems that forms over tropical waters and rotate inward with high wind speed and characterized by heavy rain। तो इनके द्वारा बहुत तेज़ गति से और ज़्यादा मात्रा में बारिश भी होती है। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन की। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए विषुवत रेखा से दूर 8 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में समुद्रों पर आइडियल कंडीशन होती है और नॉर्मली विषुवत रेखा से इससे दूरी, इसकी मतलब जहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है उसकी दूरी 480 से 500 किलोमीटर तक होती है। विषुवत रेखा और इसके आसपास कमज़ोर कोरियोलिस फोर्स के कारण ये चक्रवात बन नहीं पाते हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बहुत कम होता है और 8 से 15 डिग्री के बीच की कोरियोलिस फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि हवाएं स्पाइरल आकार से आगे बढ़ने लगती हैं। और इनकी उत्पत्ति के लिए दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये ऐसे समुद्री भागों में उत्पन्न होती हैं जहाँ पर समुद्र का तापमान कम से कम 26 से 27 डिग्री के बीच होता है। यह तापमान जो समुद्र का सतह है वहाँ से 150 फीट नीचे गहराई तक होना चाहिए। समुद्री जल का तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण अधिक होता है जिससे चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक संघनन की गुप्त ऊष्मा यानी जिसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की बड़ी मात्रा में प्राप्ति होती है। समुद्र का इतना अधिक तापमान 8 से 15 या 20 डिग्री लेटीट्यूड में ही नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। एक तीसरी कंडीशन ये होती है कि इसका फॉर्मेशन वहीं पर हो पाता है जहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में तेज़ी से गिरावट की स्थिति बने और ऐसी स्थिति को मेट्रोलॉजी की भाषा में कहते हैं अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होने पर जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, उसमें एयर करेंट्स ऊपर तक पहुँचती है और उनका कंडेंसेशन होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्ट्रक्चर की। जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसके 4 मेन पार्ट होते हैं: आई वॉल, स्पाइरल बैंड्स और सीरस कैनोपी। जो आई होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के सेंटर में होता है और वहाँ विंड की स्पीड बहुत स्लो होती है, कोई बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती, वहाँ पर क्लाउड नहीं होते हैं उसमें और उसका डायामीटर 10 से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। कभी कभी ये डायामीटर 70-80 किलोमीटर तक भी होता है। जो इसकी आई वॉल है उसके चारों तरफ, आई के चारों तरफ डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड्स के बैंड होते हैं जिनका वर्टिकल एक्सटेंशन 10 से 15 किलोमीटर हाइट का होता है। यही वो क्षेत्र होता है जो सबसे ज़्यादा वायलेंट होता है और सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल इसी वाले एरिया में प्राप्त होता है। यही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होता है। जो स्पाइरल बैंड का एरिया होता है उसमें कन्वेक्टिव क्लाउड स्पाइरल फॉर्म में होते हैं और आई वॉल के चारों तरफ आई वॉल के चारों तरफ तेज़ी से मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यही जो आई वॉल है और जो इसका स्पाइरल बैंड है उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में हाइट पर एक कैनोपी बना लेते हैं सीरस क्लाउड्स का। और यही सीरस क्लाउड जब हम सेटेलाइट वगैरह के थ्रू इमेज देखते हैं तो सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। इस डायग्राम में इसको साफ साफ देखा जा सकता है।
और जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ द आई, जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन जिसे आई कहा जाता है, उसको साफ साफ देख सकते हैं। ऊपर से लिया गया डायग्राम है ये, इसमें आई वॉल को भी और रेन बैंड्स को भी प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि भी ऊपर से लिया गया है और इसमें आप आई वॉल और ओशियन सरफेस को भी देख सकते हैं। इससे आगे का ये जो डायग्राम है डिटेल में है कि कैसे कैसे स्पाइरल फॉर्म में विंड्स आगे की तरफ मूव करती है और साइक्लोन कैसे आगे की तरफ मूव करता है। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एरिया इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के द्वारा प्रभावित होता है। इसे अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सी में इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं, और अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है या ईस्टर्न नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। जापान और चाइना में टाइफून के नाम से जाना जाता है। इंडिया में बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड का एक बड़ा भाग इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के द्वारा प्रभावित होता है। जो नेक्स्ट मैप है उसमें आप देखेंगे कि ये जो साइक्लोन्स हैं जिनका अलग अलग रीजनल नेम है वो किस तरीके से फॉर्मेशन हो जाने के बाद मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो लैंड एरिया की तरफ आते हैं और कोस्टल एरिया में इनके द्वारा धन जन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। अब बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के टाइप्स की। तो स्पीड के आधार पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इनको मेनली 3 टाइप में बांटा है। नंबर 1 को कहते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन, नंबर 2 को कहते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म और नंबर 3 को कहते हैं हरिकेन। जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है उसकी स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर से कम होती है, और जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है उनकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से लेकर 118 किलोमीटर पर आवर तक होती है। हरिकेन जो होते हैं उनकी स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर या उससे अधिक होती है। चूँकि हरिकेन जो है वो इन सब में ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर से अधिक भी हो सकती है, इसलिए स्पीड के बेसिस पर इसको फर्दर 5 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है। इस टेबल में आप ये देख सकते हैं 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर तक जो स्पीड है उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। सेकंड वाले को 154 से 177 तक में रखा गया है। थर्ड वाले को 178 से 208 में रखा गया है। फोर्थ को 209 से 251 में, और जो सबसे खतरनाक होता है उसकी स्पीड 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती है। तो ये क्राइटेरिया बनाया गया है। अभी जो गुजरात में साइक्लोन आया है उसकी स्पीड 115 से 125 किलोमीटर तक आंकी गई है। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के द्वारा हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और इनके द्वारा बहुत ज़्यादा धन जन की हानि होती है। एक बार जब इनका फॉर्मेशन हो जाता है तो ये वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये फिर ये लैंड एरिया की तरफ मूव करते हैं। अभी इससे पहले मैप में हमने इनका जो टिपिकल इनका ट्रैक है उसको देखा कि किस तरफ मूव करते हैं। ये जब ये कोस्टल एरिया में पहुँचते हैं तो इनके द्वारा बहुत तेज़ गति से पवनों के चलने के कारण हानि होती है। बहुत तेज़ वर्षा होती है, समुद्र में बहुत तेज़ी से जो वेव्स होती है काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर उठती है, और वो अंदर लैंड एरिया में काफ़ी अंदर तक समुद्र का पानी एंटर कर जाता है। तो कुल मिलाकर के इन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इनके द्वारा धन जन की बहुत ज़्यादा हानि होती है, और इससे निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम प्रत्येक देश में काम करता है। हमारे देश में भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी हद तक उसको सही तरीके से सैटेलाइट डेटा के आधार पर यदि मैनेज किया जाए तो धन जन की हानि को मिनिमाइज करने में मदद करता है। इस डायरेक्शन में हमारी जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने काफ़ी अच्छा काम किया डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में। तो हम इस प्रकार के साइक्लोन को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक बेहतर प्रबंधन के द्वारा, एक बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कम से कम धन जन की हानि को मिनिमाइज कर सकते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट आज की डेट में सरकार की प्राथमिकता में है, प्रत्येक देश की सरकार की प्राथमिकता में है जहां पर इस प्रकार के ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात रह गई थी,
जब ये साइक्लोन कोस्टल एरिया में पहुंचते हैं तो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन फिर यहीं पर इनकी शक्ति कम भी होने लगती है और कोस्टल एरिया में डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं। जैसे जैसे कोस्टल एरिया से डिस्टेंस बढ़ता जाता है अंदर की तरफ लैंड एरिया में, वैसे वैसे डिस्ट्रक्शन कम होता है और उनका इम्पैक्ट प्रभाव कम होता जाता है। तो इनकी जो मेन ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इनकी एनर्जी का सोर्स है ओशियनिक वाटर, जहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास होता है। जैसे ही इनका सोर्स ख़त्म होता है, जहाँ से इनको एनर्जी मिल रही होती है, क्योंकि वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, फिर उसका कंडेंसेशन होता है, उससे लेटेंट हीट रिलीज होती है, वही ऊर्जा इनको डिस्ट्रक्टिव बनाए रहती है। जैसे ही वो सोर्स ख़त्म हुआ और लैंड एरिया में आए तो ये जो साइक्लोन है ये समाप्त हो जाते हैं और इनका प्रभाव नहीं रह जाता है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।